फिल अपने पूरे परिवार के साथ समान शोक के पेड़ों के आसपास बड़ी बड़ी झाड़ियों के सामने खड़ा उन्हें देखते हुए। बहू, इन झाड़ियों में बड़े बड़े सांप होंगे और इन झाड़ियों के पार नदी। अगर हम उस नदी तक नहीं पहुंचे तो पानी के अभाव में ही मर जाएंगे, और यदि इन झाड़ियों को पार करके गए तो सांप हमें डसकर मार देंगे। अब भला हम अपनी जान कैसे बचाएं? तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या कपिल और उसका परिवार इन झाड़ियों को पार करके अपनी प्यास बुझा पाएगा, या उससे पहले इन झाड़ियों में रहने वाले सांप उन्हें मार देंगे? और आखिरकार इस परिवार को इन झाड़ियों को पार करके नदी तक पहुंचाने की जरूरत क्यों पड़ी? जानने के लिए आइए देखते हैं कहानी को थोड़ा पहले से। सुबह का समय है। घर की दीवार पर कपिल के स्वर्गीय पिता की पुरानी धुंधली तस्वीर टंगी है। कपिल, उसकी पत्नी कमला, तीनों बेटे रमेश, सुरेश, महेश, तीनों बहुएं सुनीता, विमला, कविता और बेटी राधा तस्वीर के सामने कतार में खड़े होकर दादाजी को नमन करते हैं और उनके बाद तीनों बहुएं नाश्ता लगाती हैं। नाश्ता देखकर तरुण गुस्सा होते हुए, ये क्या माँ, आज भी तुमने नाश्ते में हमारे सामने ये सूखी रोटी और प्याज रख दी। रोज रोज भला कौन ऐसा खाना खाता है? हाँ माँ, आजकल तो ये रूखा सूखा खाना देख देख कर मेरा तो खाना खाने से मन ही पूरी तरह उठ गया है। कभी तो हरी सब्जियाँ खिला दिया करो। घर में कुछ अच्छा रहेगा कैसे? ये तीनों भाई जितना कमाते हैं सब अपनी दारू में उड़ा देते हैं और जो कुछ बचता है उससे जुआ खेलाते हैं। छोटी बहू का चौथा महीना चल रहा है, कम से कम उसके बारे में ही सोच लिया करो। माँ, तुम सुबह सुबह कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। हम सब दिन भर इतनी मेहनत करके कमाते हैं और अगर थोड़ा सा अपने ऊपर खर्च कर लिया तो कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया? और हम ही तो कमा कर लाते हैं ना। ये जो सूखी रोटी और प्याज भी आज तुम्हारी थाली में दिख रही है, ये हमारी ही बदौलत है, वरना ये भी खाने को नहीं मिलेगी। चुप रहिए आप लोग। आप लोगों की बदौलत ही इस घर की स्थिति आज इतनी खराब है। आप खुद तो कभी ढंग से कमा कर लाते नहीं है और हमें भी बाहर जाकर कमाने नहीं देते, वरना आप लोगों से तो अच्छा घर हम बहुएं चला लेती। खबरदार सुनीता, जो दोबारा इस घर से बाहर कदम निकालने की सोची तो तुम औरतों को घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। जो घर में रखा है वही चुपचाप खाओ और इसी घर के अंदर रहो। माँ, छोड़ो ना इन सब बातों को, जाने दो। और भैया आप लोग भी चुप हो जाइए, शांति से अपना खाना खाकर काम पर जाइए और शाम तक कुछ कमा कर लाइएगा। वैसे भी घर का राशन अब खत्म हो गया है। सब लोग चुपचाप सूखी रोटी और प्याज खाते हैं। नाश्ता खत्म होते ही रमेश, सुरेश और महेश मजदूरी के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं और तीनों बहुएं काम पर लग जाती हैं। दोपहर में कपिल अपनी बड़ी बहू को बुलाकर, बहू, आज सुबह से ही बहुत गर्मी लग रही है, मुझे थोड़ा नहाना है। नहाने के लिए पानी है कि नहीं? पिताजी, घर का सारा पानी तो खत्म हो गया है, बर्तनों में एक बूंद भी पानी नहीं बचा। पिताजी, आपको तो पता ही है कि पूरे गांव में इस वक्त कितना भयंकर सूखा पड़ा है। कहीं भी आसानी से पानी नहीं मिलता। मैं और दीदी दोनों जा रहे हैं और गांव के कुएं से पानी भर के ले आते हैं, तब आप नहा लेना। ठीक है बहू। सुनीता और विमला बाल्टी उठाती हैं और कुएं से पानी भरने निकल जाती हैं। जैसे ही वो कुएं पर पहुंचती हैं, उन्हें देखकर पड़ोसन मंगला, अरे सुनीता, तुम भी आ गई पानी ढूंढते हुए। देखो ना, आज ये कुआं भी पूरी तरह से सूखा पड़ा है। पूरे इलाके में बस एक यही कुआं था जहाँ से थोड़ा बहुत पानी आ रहा था, और अब तो ये भी सूख रहा है। दोनों किसी तरह 2 बाल्टी पानी भरती हैं और वापस घर की तरफ चल देती हैं। सुनीता घर में पहुंचकर बाल्टी से 1 लोटा पानी निकालकर कपिल को देते हुए, पिताजी, कुएं में पानी बिल्कुल नहीं है। हमें बहुत मुश्किल से सिर्फ ये 2 ही बाल्टी पानी मिला है। सिर्फ 2 बाल्टी पानी? तो अब मैं नहाऊं कैसे? इतने कम पानी में तो कुछ भी नहीं होगा। पिताजी, आप ऐसा कीजिए कि इस 1 लोटा पानी से बाथरूम में जाके गीले कपड़े से अपना शरीर अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। कपिल उदास होकर लोटा लेता है और बाथरूम की तरफ चला जाता है। तब सुनीता अपनी सास से, माँ जी, से 1 बाल्टी पानी को मैं रात का खाना बनाने के लिए संभाल कर रख देती हूँ और इस दूसरी बाल्टी पानी को बाकी के जरूरी कामों के लिए रख लेते हैं। ठीक है बहू, लेकिन घर के सारे गंदे कपड़े वगैरह कैसे धुलेंगे? बच्चों के कपड़े बहुत गंदे हो रहे हैं। पानी की एक एक बूंद कीमती है माँ जी। कपड़े तो अब जैसे हैं वैसे ही गंदे पहनने पड़ेंगे। तभी विमला का बेटा तरुण दौड़ता हुआ आता है और अपने सिर को दोनों हाथों से जोर जोर से खुजलाते हुए, माँ, बालों में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, मैं क्या करूँ? बेटा, तू ऐसा कर कि जा बाथरूम के पास बैठ जा। मैं तुझे भी 1 लोटा पानी दे देती हूँ। उससे अपने बाल धोले पर ध्यान रखना, साबुन मत लगाना, क्योंकि साबुन छुड़ाने के लिए और पानी नहीं है। विमला तरुण को भी 1 लोटा पानी देती है। तरुण पानी लेकर जाता है और अपने सिर पर डालने लगता है। ऐसी शाम हो जाती है। तभी रमेश, सुरेश और महेश शराब के नशे में धुत होकर आते हैं। उन्हें देखकर सुनीता, अरे फिर आप तीनों ने अपने पैसे शराब में उड़ा दिए। कुछ घर के लिए खाने का राशन लाए हो कि नहीं? आज तो फैक्ट्री में मजदूरी बहुत कम मिली थी और रास्ते में दोस्त मिल गए, तो उनके बीच बैठकर थोड़ी शराब पी ली। पैसे तो वहीं खत्म हो गए। परेशान हो गई हूँ मैं आप तीनों भाइयों की इस आदत से। जो थोड़ा बहुत कमाते हो वो सारा पैसा जुए और शराब में उड़ा देते हो। कुछ तो शर्म करो, तुम्हारा खुद का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है।
है कविता, तू आज कुछ ज्यादा ही मुंह चला रही है। चुपचाप अंदर जा, नहीं तो यही मार खाएगी। महेश जैसी कविता पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है, कमला तेजी से दौड़कर दोनों के बीच महेश का हाथ पकड़ते हुए। महेश पीछे हट, तुझे पता नहीं है कि ये गर्भवती है, इसका 4था महीना चल रहा है और तू उस पर हाथ उठा रहा है। और उसने क्या गलत कहा? माँ, ये गलत बोले या सही बोले, इसे हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आई ना? जो खाना बनाया वो चुपचाप लाकर थाली में दो। आज घर में कोई खाना नहीं बना है, मैंने पहले ही कहा था कि घर में राशन नहीं बचा है। खाना नहीं बनाए तो मत बनाओ, हमने तो दारू पीकर अपना पेट भर लिया है। तुम सब लोग आज भूखे सो जाओ। तीनों भाई लड़खड़ाते हुए अपने अपने कमरों के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर कपिल, ये भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। भगवान ने मुझे 3 बेटे दिए, लेकिन तीनों में से एक भी लायक नहीं निकला। अजी अब भाग्य को क्यों कोसते हैं? क्या हुआ अगर बेटे लायक नहीं है तो? हमारी बहुएं तो लायक और समझदार हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी, मैं क्या खाऊं? ठीक है बेटा, मैं कुछ करती हूँ। दीदी चलिए आज पड़ोस के घर से बच्चों के लिए कुछ मांग कर लाते हैं। सुनीता और विमला गांव की एक अमीर पड़ोसन नीलम के घर पहुंचती हैं। नीलम के घर के अंदर हरी सब्जियां और खाना पक रहा है। नीलम चाची, हमारे घर में आज खाने को कुछ भी नहीं है। आपको तो पता ही है कि तीनों भाई शराब पीकर उड़ा देते हैं। बच्चे भूख से रो रहे हैं, कुछ खाने को दे दो। कितनी बार तो तुम लोगों से कहा है कि हमारे यहाँ आकर सुबह झाड़ू पोछा कर लिया करो तो पैसे और खाना दोनों दे देंगे, लेकिन तुम लोगों को तो बस फ्री में खाने की आदत पड़ी है। खैर ठीक है, रुको मैं कुछ देती हूँ। नीलम एक थाली में बची हुई बासी सब्जी और सूखी रोटी देते हुए, लो यही बचा हुआ खाना है, इसे ले जाओ और अपने बच्चों को खिला दो। सुनीता और विमला खाना लेकर वापस अपने घर आती हैं और वही खाना सभी को परोस देती हैं। खाना देखकर तरुण, अरे वाह माँ, आज तो हरी सब्जियाँ खाने को मिल रही है। हमें तो रोज सूखी प्याज के अलावा सब्जियाँ खाने को ही नहीं मिलती थी। सबसे पहले कविता सब्जी और रोटी का टुकड़ा खाती है। उसे अजीब सी गंध आती है। वो चौंक कर सुनीता से, ये खाना तो खराब हो चुका है, इसमें से तो बदबू आ रही है, ये बासी है। बासी है तो क्या हुआ? कुछ नहीं होता, बहुत भूख लगी है। हमें एक दिन तो बासी खाना खा ही सकते हैं। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। ये खराब खाना खाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सुनीता दुख में सब्जी और रोटी उठाती है और घर के बाहर कूड़ेदान में फेंक कर आ जाती है, नेहा रोते हुए। माँ, हम क्या खाएं? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। नेहा, तरुण, तुम्हें पता है कल सुबह तुम्हारे पिताजी जरूर राशन लेकर आएंगे और फिर हमारे यहाँ खाना बनेगा। तब तक चलो मैं तुम्हें ढेर सारी कहानी सुनाती हूँ। राधा बच्चों को ले जाकर बहलाते हुए सुला देती है। सब लोग पानी पीकर भूखे पेट ही सो जाते हैं। अगले दिन शाम को कमला घर के कोने में रखे कुछ पुराने टीन और कबाड़ के डिब्बे अपनी बहू को दिखाते हुए, ये कुछ पुराने खाली टीन के डिब्बे घर में रखे थे, मैंने इन्हें लाला की दुकान से मांगकर इकट्ठा कर लिए थे। ऐसा करते हैं कि आज कबाड़ी वाले के पास जाकर इनको बेच देते हैं और सब्जी खरीद लेते हैं। ठीक है माँ जी, चलिए। कमला और सुनीता टीन के डिब्बों का बोरा उठाती है और बाजार की तरफ जाती है। रास्ते में एक कबाड़ी वाले को बेच देती है और पैसे लेकर सब्जी वाले के ठेले के पास आकर, भैया जरा बताना ये हरी सब्जी कितने रुपए किलो दी है? बहन जी, ये ताजी सब्जी 60 रुपए किलो है। 1 किलो तौल दूं क्या? अरे भैया ऐसा जुल्म मत करो, हम गरीबों पर थोड़ा कम पैसे में दे दो। देखो माँ जी, जो रेट बाजार का है वही रहेगा, कम नहीं होगा। लेना हो तो लो, नहीं तो चुपचाप आगे बढ़ो और दूसरों को आने दो। सब्जी वाला उन्हें झिड़क कर भगा देता है। कमला और सुनीता उदास होकर आगे बढ़ जाती है। बहू, हमको तो इस टीन के बदले सिर्फ 40 रुपए ही मिले, इतने में तो कोई अच्छी सब्जी आएगी ही नहीं। माँ जी ऐसा करते हैं कि दुकान के कोने में जो खराब पड़े आलू दिख रहे हैं, हम 20 रुपए देकर बस वही ले लेते हैं और बचे हुए 20 रुपए का आटा ले लेंगे। आज उसी से काम चला लेंगे। वो सब्जी वाले से 20 रुपए में वो खराब आलू खरीद लेती हैं और किराने की दुकान से थोड़ा सा आटा खरीद कर घर वापस आ जाती हैं। रसोई में जाकर सुनीता आलू की सब्जी और रोटियां बनाती है और सबको परोस देती है। खाना खाते हुए तरुण, माँ, आलू की सब्जी बहुत अच्छी बनी आज, कम से कम पेट तो भर रहा है। सभी लोग खाना खा लेते हैं। तभी अचानक रमेश, सुरेश और महेश शराब के नशे में वहां आकर, पिताजी चलो जल्दी से सब लोग अपना अपना सामान समेटो और इस घर को तुरंत खाली कर दो। ये तो क्या बक रहा है, हम घर खाली क्यों करें? क्योंकि हम तीनों भाई आज जुए में यह घर हार गए हैं, अब ये घर हमारा नहीं रहा। तभी रामू अंदर आते हुए, ओ बड्डे, चलो जल्दी करो, सारा सामान बाहर निकालो। आज से इस घर पर हमारा कब्जा है, ये घर अब हमारा हो गया है। हे भगवान, अब इस बुढ़ापे में हमें ये भी देखना रह गया था, मेरे नालायक बेटों ने हमें बेघर कर दिया। भाग्यवान, रोने से अब कुछ नहीं होगा। चलो अब यहाँ से चलते हैं। बहू, अपना अपना सामान पोटली में बांध लो। सुनीता, विमला और कविता रोते हुए अपने फटे कपड़े, सामान और कुछ बर्तन पोटली में बांधती हैं। पूरा परिवार बेघर होकर घर से बाहर निकल जाता है। गांव के लोग बाहर भीड़ लगाकर बातें करते हुए,
अरे देखो तो जरा, कैसे नालायक और शराबी बेटे हैं। अपने बूढ़े माँ बाप को इस बुढ़ापे में बेघर कर दिया। कपिल अपने परिवार के साथ सामान लिए आगे बढ़ता है। रास्ते में सुनीता पड़ोसन शांता के पास जाकर, चाची हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, कृपया आज रात हमें अपने घर में थोड़ी सी सोने की जगह दे दो। तुम्हारे ये तीन शराबी पति हमेशा दंगा करते हैं, मैं इन्हें अपने घर में कैसे आने दूं? अच्छा ठीक है, सोने की जगह नहीं दे सकती हो तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो हमारी मदद कर दो। पैसे तो इस वक्त मेरे पास भी नहीं है सुनीता, लेकिन रुको। शांता अंदर जाती है और एक छोटी सी पोटली में अलग अलग सब्जियों के बीज लेकर आती है और सुनीता के हाथ में थमाते हुए, हम सब किसान हैं और हमारे पास हमेशा फसलों के बीज रहते हैं, ये सब्जियों के बीज तुम अपने पास रख लो, शायद ये किसी काम आ जाएं। सुनीता उन बीजों की पोटली लेकर साड़ी के पल्लू में बांध लेती है। पूरा परिवार रोता हुआ गांव की सीमा से बाहर निकल जाता है। सभी चलते चलते थक चुके थे, इसलिए वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हैं। तभी राधा, भाभी चलते चलते बहुत भूख लगी है। जब हम गांव से निकल रहे थे और आप लोग आगे बढ़ गए थे तो हमारी पड़ोसन वंदना ने मुझे थोड़े से दाल और चावल दिए थे जो मैंने अपनी पोटली में रख लिए थे, और घर से निकलते समय हमने डब्बे में पानी भी रख लिया था। तो क्यों ना हम खिचड़ी बना ले ताकि कम से कम सबकी भूख तो मिट सके। अब तीनों बहुएं आसपास से सूखी लकड़ियां और ईंट इकट्ठा करके चूल्हा जोड़ती हैं और वहां पर आग जलाकर खिचड़ी बनाती हैं और परिवार वालों को खिलाती हैं। पूरा परिवार थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खाकर पेड़ के नीचे ही सो जाता है। सुनीता भी थकान के मारे आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे गहरी नींद आ जाती है और उसके सपने में स्वर्गीय दादाजी दिखाई देते हैं। अरे बहू, तुम यहाँ निराश होकर मत बैठो, तुम यहाँ से तुरंत दाईं तरफ चली जाओ। वहाँ समन शोक के बड़े बड़े पेड़ हैं और उसी के ठीक पार एक बहुत बड़ी नदी बहती है। तुम सब वहाँ चले जाओ। लेकिन दादाजी, मैंने तो सुना है कि उन समन शोक के पेड़ों में जहरीले सांप रहते हैं, तो फिर हम सब उसके पार सुरक्षित कैसे जाएंगे? बहू, हमेशा याद रखना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह जरूर मिलती है। हिम्मत मत हारो, रास्ता खुद मिल जाएगा। दादाजी मुस्कुराते हैं और सपने से गायब हो जाते हैं। सुनीता की आंख अचानक खुल जाती है और वो तेजी से उठकर सभी को सारी बातें बताते हुए, माँ जी, पिताजी, चलिए मैं आपको उस जगह ले चलती हूँ। पूरा परिवार सुनीता के पीछे पीछे दाईं तरफ बढ़ता है। उनके सामने समन सोख के घने पेड़ और कटीले झाड़ खड़े हैं। बहू, इसके आगे हम कैसे जाएं? यहाँ तो बहुत घनी झाड़ियाँ हैं और इसमें तो बहुत सारे सांप होंगे। पिताजी, हमें इन झाड़ियों को पार तो हर हाल में करना होगा। आप लोग रुकिए, मेरे पास एक तरीका है। सुनीता तुरंत जमीन से सूखे कंडे, सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा करने लगती है। विमला और कविता भी उसकी मदद करती हैं। वो इन झाड़ियों के आगे ढेर लगाकर आग जला देती हैं। आग जलते ही झाड़ों के अंदर से बहुत सारे सांप आसपास से हटने लगते हैं और भाग जाते हैं। देखिए, आग की वजह से सारे सांप हट गए हैं। अब हमारे पास जो कुल्हाड़ी और बेत का डंडा रखा है, उसी से हम इन झाड़ियों को हटाकर रास्ता बना लेते हैं। रमेश, सुरेश और महेश चुपचाप देखते रहते हैं। बहुएं झाड़ियों को हटाकर एक साफ रास्ता बनाती हैं और पूरा परिवार उसे पार करके सीधे नदी के किनारे पहुंच जाता है। ठंडी नदी को देखकर सब बहुत खुश होते हैं। सब नदी में उतरकर नहाते हैं और साफ पानी पीते हैं। फिर सभी नदी के किनारे पर बैठकर बातें करते हुए, पिताजी, हमारे रहने के लिए इस नदी के किनारे से ज्यादा अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। हाँ माँ, और यहाँ पानी की कमी भी नहीं है, मैं तो रोज नहा सकती हूँ। भाभी, बिना घर के हम सब इस खुली जगह पर कैसे रहेंगे? और फिर यहाँ तो जंगली जानवरों का भी खतरा हो सकता है। उसके बारे में तो हम बाद में सोचेंगे, लेकिन बच्चों को भूख लगी होगी। बेटा, जरा देखो आसपास के इन पेड़ों पर कुछ खाने लायक फल होंगे, उन्हें तोड़ लाओ। सुनीता और विमला और कविता फल ढूंढने के लिए पास के जंगलों की तरफ जाती हैं। वहाँ झाड़ों पर कुछ मीठे फल लगे हैं। देखो विमला, यहाँ कितने अच्छे अच्छे सीताफल, जामुन और अमरूद लगे हुए हैं। सुनीता जल्दी से पेड़ों के पास जाकर कुछ फल तोड़कर कविता को देते हुए, तुम गर्भवती हो, तुम्हें इस वक्त अच्छे खाने की ज्यादा जरूरत है। चलो ये फल तुम खा लो, बाकी के फल मैं और विमला तोड़ रही हैं। दीदी, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े बांस के जंगल हैं। क्यों ना हम इन बांसों और लकड़ियों को यहाँ से ले जाकर नदी किनारे अपनी एक छोटी सी कुटिया बना लें। वैसे भी तो हम बेघर ही हो गए ना, तो यही हमारा नया आशियाना बन जाएगा। हाँ विमला, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। बहुएं फल लेकर वापस आती हैं और सबको देती हैं। सब लोग फल खाते हैं। शाम का अंधेरा घिर आया है। अब बहुएं सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाती हैं, जिससे चारों तरफ रोशनी हो जाती है। पिताजी, पास में ही जंगल है जहाँ से हमें सूखी लकड़ियाँ, घास फूस और बड़े बड़े पत्ते मिल जाएंगे। तो क्यों ना हम अपनी कुटिया यहीं बना ले। हाँ हाँ बहू, चलो तुम लोग भी चलो। अभी जंगल चलकर झोपड़ी बनाने की सारी चीज ले आते हैं। और रमेश, सुरेश और महेश, तुम भी चलो और हमारी मदद करो।
अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो रात भर में हमारी कुटिया बनकर तैयार हो जाएगी। ये सब हम फालतू का काम नहीं करते। तुम लोगों को जो करना है करो, हम तो आराम से सोएंगे। तीनों भाई पोटली से अपनी अपनी चादर निकालते हैं और उसे ओढ़कर नदी की रेत पर सो जाते हैं। तीनों बहुएं, सास ससुर, नंद और बच्चे सब मिलकर जंगल जाते हैं। वहां पहुंचकर कपिल बांस काटता है, बहुएं छोटी लकड़ियां इकट्ठा करती हैं, बच्चे और कमला घास फूस तोड़कर इकट्ठा करते हैं और राधा पेड़ों की बेल तोड़कर उन सब का गट्ठर बनाती है। फिर सभी लोग अपने अपने सिर पर वो गट्ठर रखकर नदी के किनारे ले जाते हैं और झोपड़ी बनाने का काम शुरू कर देते हैं। कपिल जमीन में बांस गाड़ते हुए, मैं बांस काट रहा हूँ, तब तक तुम लोग पेड़ों की बेलें और हमारे सामान में जो रस्सियां रखी हैं वो सब लेकर आओ, ताकि हम बांसों को मजबूती से बांध सकें। सब लोग रात भर बिना रुके काम करते हैं। बांस के ऊपर मजबूत छत बनाई जाती है और चारों तरफ से घास फूस, पेड़ पौधे और बड़े बड़े पत्तों से दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। सुबह होते होते एक सुंदर झोपड़ी तैयार हो जाती है। झोपड़ी को अंदर से देखते हुए राधा, भाभी हमने घर तो बना लिया लेकिन अपनी रसोई नहीं बनाई। झोपड़ी के अंदर हमें एक रसोई भी बनानी चाहिए। हाँ राधा, ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पिताजी, जो बांस के टुकड़े और लकड़ियाँ बची हुई हैं, हम उनसे इसी झोपड़ी के बाहर अपनी एक छोटी सी रसोई भी बना लेते हैं। पूरा परिवार फिर से काम में लग जाता है और कपिल बचे हुए बांस के टुकड़ों को जमीन में गाड़ता है और कम ऊंचाई पर ही एक छप्पर डाल दिया जाता है। कुछ ही घंटे में एक और छोटी झोपड़ी रसोई के रूप में बनकर तैयार हो जाती है। सुरक्षा को देखते हुए उस रसोई में दरवाजा भी लगा दिया जाता है। सूरज निकल आया है। सब लोग बहुत थके हुए झोपड़ी के बाहर बैठे हैं। बच्चों को फिर से भूख लगने लगी है। माँ, बहुत तेज भूख लगी है, पर खाने के लिए तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? बहुएं फिर से जंगल जाती हैं और कुछ फल तोड़ कर ले आती हैं और सभी को खिलाती हैं। फल खाते हुए सुनीता की नजर झोपड़ी में रखी हुई एक पोटली पर पड़ती है। वो उसे उठाकर खोलते हुए, माँ जी जरा देखिए, हमारे पास इतने सारे बीज हैं और चूंकि ये नदी के ठीक किनारे की है तो यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। क्यों ना हम इन बीजों को यहीं मिट्टी में लगा दें। ये सब अलग अलग सब्जियों के बीज हैं। हाँ बहू, इसमें तो पत्ता गोभी, फूल गोभी, भुट्टा, आलू, टमाटर, भिंडी, मिर्ची, धनिया, मेथी, राई, करेला, कद्दू और ककड़ी सारी सब्जियों के बीज हैं। अरे बहू, अब तो सुबह हो चुकी है। तुम लोगों ने रात भर जागकर ये झोपड़ी बनाई है। अब 2 घंटे आराम कर लो। नहीं पिताजी, अगर आज इस मुसीबत के समय हमने आराम किया तो हमारी किस्मत हमेशा के लिए सो जाएगी। हमें तुरंत काम पर लगना होगा। कविता बहू, तू तो कम से कम आराम कर ले, तेरी हालत ठीक नहीं है। नहीं माँ जी, मैं अपनी बहनों को इस तरह अकेले काम करते हुए कैसे छोड़ दूं? मैं भी बीज लगाने में मदद करूंगी। बहुएं अपने सामान से फावड़ा और गैती निकालती हैं। वो नदी किनारे की उपजाऊ मिट्टी को खोदती हैं और मेहनत से सारी सब्जियों के बीज बो देती हैं और अपने पास रखे बर्तनों से नदी से पानी भर भर कर अपने खेतों में डाल देती हैं। बीज बोने के बाद सुनीता और विमला फिर से बच्चों के लिए फल तोड़ने जंगल के अंदर जाती हैं। झाड़ियों के पास उन्हें एक सफेद गाय दिखाई देती है जो अकेली खड़ी है। अरे विमला देखो, लगता है ये गाय जंगल में किसी चरवाहे के साथ आई थी और अपना रास्ता भटक गई है। ये बेचारी बहुत भूखी लग रही है। विमला पास पड़े हरे पत्ते उठाकर उस गाय को खिलाती है। गाय प्यार से अपनी पूंछ हिलाती है। वो दोनों उस गाय को अपने साथ झोपड़ी पर ले आती है। अरे बहुओं, ये क्या? ये गाय तुम लोगों को कहाँ से मिल गई? माँ जी, ये जंगल में रास्ता भटक गई थी तो हम इसे ले आए। अच्छा किया बहू, आज से ये गाय भी हमारे इस गरीब परिवार का एक हिस्सा है। हाँ, और ध्यान से देखो, ये तो दूध देने वाली गाय लगती है। शायद भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है ताकि हम इसके दूध से अपने भूखे बच्चों की भूख मिटा सकें। सुनीता एक बर्तन लाती है और गाय का ताजा दूध निकालती है। फिर जो फल वो जंगल में तोड़कर लाई थी, उस फल और दूध को एक साथ बर्तन में मिलाकर ईंट का चूल्हा जोड़ती है और आग जलाकर उसे पका लेती है और अपने साथ लाई थोड़ी सी शक्कर भी उसमें डाल देती है। फिर वो ये स्वादिष्ट खीर जैसी पकवान सबको परोसती हैं। नदी के किनारे बैठकर सभी लोग खीर खाते हैं। खीर खाते हुए रमेश, अरे वाह, ये दूध और फल का स्वाद तो बहुत ही लाजवाब है। खाकर मजा आ गया। तुम तीनों बस हमेशा ऐसे ही मजे ले लेकर खाते रहोगे या बाहर जाकर कुछ कमाने की भी सोचोगे? हाँ ठीक है, जाएंगे हम कमाने, अभी हमें सोने दो। तीनों भाई खीर खाकर चादर तानकर सो जाते हैं। बहुएं गाय को झोपड़ी के पास एक खूंटे से बांध देती हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। गरीब परिवार नदी के किनारे अपनी सब्जियों की खेती की देखरेख करता है और फलों को खाकर गुजारा करता। एक दिन कमला खेतों में पानी डालते हुए अपनी बहुओं से, बहुओं, तुम्हारी मेहनत रंग लाने लगी है। देखो, सब्जियों के पौधे बड़े हो रहे हैं। अब जल्दी ही नदी का ये किनारा हरे भरे खेतों में बदल जाएगा। हाँ दादी, और फिर हम सबको हरी भरी सब्जियाँ खाने के लिए मिलेंगी।
तीनों बहुएं राधा और कपिल भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। दिन बीतते रहते हैं। बहुएं दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करती हैं और शाम को फल और गाय का दूध खाकर अपना गुजारा करती हैं। वो विमला को ज्यादा दूध देती हैं क्योंकि वो गर्भवती है। कुछ महीने बीत चुके हैं। अब नदी किनारे की जमीन पर हरी भरी सब्जियों की फसल लहला रही है। चारों तरफ टमाटर, भिंडी, कद्दू और पत्ता गोभी दिखाई दे रहे हैं। कमला खेतों को देखकर बहुत खुश होते हुए, बहुओं जरा देखो तो सही, आज तो हमारे खेत में इतनी अच्छी और ताजी सब्जियां हुई हैं। तुम आज इन्हीं सब्जियों को तोड़कर बना लो। हाँ माँ, आज तो हम बहुत ज्यादा खुश हैं। हमें आज अच्छी सब्जी खाने को मिलेगी। सुनीता खुश होकर खेत से पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, भटे, आलू और ताजी धनिया तोड़ती है। फिर उन सब्जियों को लेकर वो अपनी रसोई में जाती है और सब्जियों को धोकर बारीक काट लेती है। फिर चूल्हे पर मिक्स वेज की स्वादिष्ट सब्जी बनाती है और रसोई के अंदर सभी को बिठाकर उन्हें सब्जी परोस देती है। सभी लोग सब्जियां खाते हैं। सब्जी खाते हुए नेहा, वाह माँ, ये सब्जी तो बहुत अच्छी लग रही है। बस इसके साथ रोटी भी होती तो मजा आ जाता। हाँ बेटी, पर यह सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट लग रही है। बिना रोटी के भी पेट भर रहा है। सभी लोग पेट भरकर सब्जी खा लेते हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं और अब गरीब परिवार जंगल से लाए हुए फलों के साथ साथ अपनी उगाई हुई हरी सब्जियां भी पकाकर खाने लगा है। ऐसी एक दिन जब तीनों बहुएं और राधा मिलकर खेतों में काम कर रहे थे, तब तीनों भाई नदी के किनारे बैठकर उन्हें देखते हुए आपस में बातें करते हैं। भाइयों, जरा देखो, हमारी खेत में सब्जियां तो बहुत अच्छी फल गई हैं। ऐसा करते हैं कि कल सुबह ही हम जल्दी उठेंगे और चुपचाप सब्जियां तोड़कर बाजार में बेच देंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे दारू पी लेंगे। हाँ भैया, ये प्लान अच्छा है। अगली सुबह तीनों भाई चुपचाप उठते हैं और बहुओं के जागने से पहले ही खेत की सब्जियां तोड़कर बोरे में भरते हैं और बाजार जाकर बेच देते हैं। वो दिन भर उस पैसे से शराब पीते हैं और शाम को नशे में धुत होकर लड़खड़ाते हुए झोपड़ी पर वापस आते हैं। उन्हें देखकर सब कुछ समझते हुए सुनीता, अरे थोड़ी तो शर्म करो तुम लोग, फिर से शराब पीकर आ गए। हमें लगा था कि आज तुम सब्जियां बेचकर घर के लिए राशन लाओगे। तुम लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मर्द के नाम पर कलंक हो तुम तीनों, नालायक। कमला रोती हुई झोपड़ी के अंदर चली जाती है और कमला के पीछे बाकी लोग भी झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। इधर तीनों भाई नदी के किनारे बैठकर आपस में बातें करते हुए, हम चुल्लू भर पानी में डूबकर मर तो नहीं सकते, लेकिन इस नदी के पानी में नहा तो सकते हैं ना। तीनों भाई लड़खड़ाते हुए नहाने के लिए नदी के किनारे की पानी में कूद जाते हैं, लेकिन शराब के नशे और पानी के तेज बहाव के कारण वो संभल नहीं पाते। उन्हें तैरना बिल्कुल नहीं आता है और वो पानी में डूबने लगते हैं और हाथ पैर मारते हैं। बचाओ, अरे बचाओ बचाओ। तभी सभी लोग उनकी आवाज सुनकर बाहर आते हैं। उन्हें डूबता देखकर कविता दौड़कर झोपड़ी से रस्सी लाती है और वो छोटी पड़ती है। बहुएं तुरंत दिमाग लगाती हैं और आसपास के पेड़ों की लंबी लताओं और बेलों को तोड़कर रस्सी के साथ बांधकर उसे लंबी कर लेती हैं। सुनीता रस्सी का एक छोर अपनी कमर में मजबूती से बांधते हुए, विमला तुम और राधा इस रस्सी को कसकर पकड़े रहना, मैं पानी में उतरती हूँ। सुनीता नदी के पानी में उतरती है और जान पर खेलकर बहते हुए रमेश, सुरेश और महेश तक लंबी रस्सी फेंकती है। तीनों भाई किसी तरह रस्सी पकड़ लेते हैं। विमला और राधा पूरी ताकत से रस्सी खींचती हैं और बहुत मशक्कत के बाद तीनों भाइयों को सुरक्षित बाहर निकाल लेती हैं। तीनों भाई बेहोश जमीन पर गिर जाते हैं। बहुएं उनका पेट दबाकर सारा पानी बाहर निकालती हैं। थोड़ी देर बाद तीनों को होश आता है। तब कमला, हे भगवान, तुम लोगों ने तो हमें परेशान करके रख दिया है। आज तुम तीनों इस नदी में डूबकर मर जाते अगर तुम्हारी बीवियां अपनी जान पर खेलकर तुमको बचाती नहीं। लेकिन तुम लोग इस त्याग को क्या समझोगे? तुम लोगों को तो बस हमेशा अपनी दारू की पड़ी रहती है। नहीं माँ, आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज हमें समझ आ गया कि हमारी पत्नियां सचमुच कितनी अच्छी हैं। हाँ माँ, अगर ये चाहती तो हमारी नालायकी की वजह से हम इस नदी में मरने के लिए छोड़ सकती थी, लेकिन इन्होंने फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी जान बचाई। हाँ, आज के बाद हम कसम खाते हैं कि हम शराब और जुए को कभी हाथ भी नहीं लगाएंगे। हमें माफ कर दो। तीनों भाई फूट फूट कर रोने लगते हैं। बहुएं और सास भी भावुक हो जाती हैं और उनके आंसू पोंछती हैं। उस दिन के बाद से तीनों भाई बदल जाते हैं। रमेश, सुरेश और महेश अब सुबह उठकर बहुओं के साथ सब्जी के खेतों में दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं। वो सब्जियां तोड़ते हैं और शहर जाकर बेचते हैं। शाम को रमेश और सुरेश हाथ में बड़ा थैला लेकर झोपड़ी में आते हैं। माँ देखो, आज हम बाजार में सारी सब्जियां बहुत अच्छे दामों में बेच कर आए हैं और आज हम शराब की दुकान नहीं गए, बल्कि उस पैसे से घर के लिए दाल, चावल, आटा और सारा राशन वगैरह खरीद कर लाए हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं अभी रसोई में जाकर दाल, चावल, सब्जी और गरम रोटियां बनाती हूँ। तीनों बहुएं झोपड़ी की रसोई में चूल्हा जलाती हैं और अपने खेतों से तोड़ी हुई सब्जियां, दाल, चावल और गरम गरम रोटियां बनाती हैं। पूरा परिवार चटाई पर एक साथ बैठता है। बहुएं सभी को खाना परोसती हैं, तरुण खाना खाकर। माँ, आज तो सचमुच खाना खाकर मजा आ गया। ये दाल, चावल और सब्जी तो पहले केवल अमीरों के यहाँ ही बनती थी, आज हमारे यहाँ भी बनी है। बहुत स्वादिष्ट लग रही है।
हाँ दीदी, इस ताजी सब्जी का स्वाद तो इतना अच्छा लग रहा है कि होटलों का खाना भी इसके सामने फीका लगेगा। हमारे पतियों की मेहनत रंग लाई है। ऐसे कुछ महीने और बीत जाते हैं। इधर पूरा परिवार हंसी खुशी रह रहा था और उधर गांव में इस समय पानी के लिए भयंकर हाहाकार मची हुई है। एक रात सुनीता सो रही होती है तो उसके सपने में फिर से स्वर्गीय दादाजी आते हैं। अरे बहू, इस वक्त हमारे घर में पानी की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। तुमको ही आगे बढ़कर इस समस्या को हमेशा के लिए सुलझाना होगा। लेकिन दादाजी, मैं तो एक साधारण और गरीब औरत हूँ। मैं इतनी बड़ी पानी की समस्या को अकेले कैसे सुलझा सकती हूँ? बहू, मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तुम ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम इसे कैसे सुलझाओगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। दादाजी गायब हो जाते हैं। सुबह सुनीता उठती है और नदी के किनारे बैठकर सबको ये बात बताते हुए। माँ जी, आज रात फिर दादाजी मेरे सपने में आए थे और वो कह रहे थे कि गांव की पानी की समस्या हमें ही दूर करनी होगी। हाँ सुनीता, अब हम तुम्हारे साथ हैं। हम ऐसा करते हैं कि आज ही सीधे गांव चलते हैं और वहाँ के सरपंच जी से इस बारे में बात करते हैं। अब तो हमें ये नदी मिल गई है। पूरा परिवार बहुत दिनों बाद अपने वापस पुराने गांव के चौक पर आता है। वहाँ गांव के सभी लोग पानी के लिए खाली बर्तन लेकर खड़े हैं। कपिल और उसके परिवार को देखकर वहाँ भीड़ लग जाती है। अरे भाई, तुम लोग इतने दिनों से कहाँ गायब थे? तुम तो बेघर हो गए थे ना। हम सब इस गांव से दूर उस नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे और वहीं मेहनत कर रहे थे। अच्छा, तुम लोग वहाँ रह रहे थे, लेकिन हमने तो तुम्हें शहर के बाजार में बहुत अच्छी और ताजी सब्जियाँ बेचते हुए कई बार देखा था। हाँ, वो हमारे ही खेतों की ताजी सब्जियाँ थी जिन्हें हम सब मिलकर नदी किनारे उगा रहे थे। तुम लोग तो वहाँ बहुत सुखी हो, पर हमारे इस गांव का हाल देखो। यहाँ तो पानी की एक बूंद भी नहीं बची है। तुम लोगों को पानी कहाँ से मिला? हम सब आज यहाँ वही तो बताने आए हैं। अब पूरा परिवार गांव वालों को लेकर सरपंच जी के यहाँ पहुँचता है। सरपंच बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगाते हैं और फिर सुनीता से। हाँ सुनीता, अब तुम कहो कि तुम क्या कहना चाहती हो। इस गांव की भयंकर पानी की समस्या का तुम्हारे पास कौन सा समाधान है? जरा हमें विस्तार से बताओ। सरपंच जी, हमारे गांव के बाहर जो सामन सोक की बड़ी बड़ी झाड़ियां लगी हुई हैं, जहां गांव वाले जाने से डरते हैं, उस समन सोक की झाड़ियों के पार एक बहुत बड़ी नदी बहती है। वहां बहुत सारा और बिल्कुल साफ पानी है। और सरपंच जी, यदि हम सब मिलकर वहां से एक पाइपलाइन लगाकर पानी को यहाँ तक लाएं, तो हमारे पूरे गाँव की पानी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो सकती है। यह तो तुमने बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया है। हम सरकार से बात करके तुरंत वहाँ पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू करवाते हैं। सरपंच जी, हमारी समस्या का समाधान तो हो जाएगा, लेकिन हमारे गांव का ये परिवार गांव से बाहर रह रहा है। इस समस्या का भी तो कोई समाधान निकालिए। कपिल भाई, तुम और तुम्हारे परिवार ने गांव वालों की पानी की समस्या को दूर कर दिया। इसके लिए हम सब तुम्हारे बहुत आभारी हैं। और जो तुम्हारा पुराना घर था, वो मैंने उन जुआरियों रामू और श्यामू से कब का ऊंचे दामों में खरीद लिया था। आज मैं तुम्हारे घर तुम्हें वापस करता हूँ। लो, ये तुम्हारे घर की चाबी है। तुम सब वापस जाकर अपने उसी पुराने घर में रहो। ये सुनते ही पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। गांव वाले तालियां बजाने लगते हैं। नीलम और बाकी लोग भी खुश होते हैं। कमला ये सब देखकर भावुक होते हुए। सच ही कहा है किसी ने कि जहाँ चाह होती वहाँ राह होती। आज मेरी इन तीनों बहुओं ने ये साबित कर दिया कि मुश्किल समय में यदि हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो इंसान अपनी मेहनत से अपना भाग्य भी बदल सकता है। पूरा परिवार बहुत खुश होकर अपने उसी पुराने घर में वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में नदी की बड़ी पाइपलाइन बिछ जाती है और गांव के हर नल में पानी आने लगता है। गांव की पानी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। सारे गांव वाले बहुत खुश होते हैं। रमेश, सुरेश और महेश अब रोज सुबह अपनी गाड़ियों से नदी किनारे जाते हैं और अपनी सब्जियों की खेती की देखरेख करते हैं और शाम को खुशी खुशी अपने पुराने घर वापस आ जाते हैं। पूरे परिवार में एक नई खुशहाली की शुरुआत हो चुकी है।